एक एटम का जो मास होता है उसको कहते हैं एटॉमिक मास। बट एटम्स इतने स्मॉल होते हैं कि उनका मास आप ऐसा तराजू में डाल के वेट नहीं नाप सकते, वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है अगर एटम का मास नापना, तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया, जिसके लिए हम लोग जो डेफिनेशन अभी पढ़ने वाले हैं वो इसी वजह से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एटम्स का मास आप डायरेक्टली वेट नहीं कर सकते थे, डायरेक्टली आप वेट नहीं नाप सकते थे। बात कर लेते हैं वो डेफिनेशंस जिनको यूज करके हम एटॉमिक मास निकालेंगे। सो सबसे पहला डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसको शॉर्ट फॉर्म में RAM भी कहते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का एक डेफिनेशन है, इसको ऐसे का ऐसा याद रखना है हमें, दैट इज इट इज द रेशियो, साइज ठीक है दिखाई दे रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम of a substance and 1 by 12 times of mass of one atom of carbon 12 isotope. That is, ये एक रेशियो है ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस, एक किसी सब्सटेंस के एक एटम का मास with respect to 1 by 12 times mass of one atom of carbon 12 isotope. So mathematically अगर हम लिखें तो relative atomic mass is equal to mass of one atom of a substance upon 1 by 12 times mass of one atom of carbon 12 isotope. मैथमेटिकली डेफिनेशन आ जाएगा एक एटम का मास विथ रिस्पेक्ट टू 1 by 12 टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इस केस में हमने जो रेफरेंस लिया है वो कार्बन 12 को लिया गया है, तो उसको हम लिख लेते हैं दैट C12 आइसोटोप इज द लेटेस्ट chosen standard since 1961। 1961 से पहले डाल्टन ने हाइड्रोजन को अपना स्टैंडर्ड बनाया था, उसके बाद उसे ऑक्सीजन से रिप्लेस किया गया, और अभी जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है वो कार्बन 12 लिया गया है 1961 के बाद से। अब ये जो स्टैंडर्ड है कि कौन सा होगा जिसके बेसिस पे हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे, यानी कि जो रेफरेंस है वो कार्बन 12 है। वो कार्बन 12 ही क्यों रेफरेंस है? बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC नाम की, इसका काम है स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना केमिस्ट्री के लिए। तो इसने डिसाइड किया कि कार्बन 12 ही हम लेंगे, इसके बेसिस पे ही निकालेंगे। आप कुछ और ले सकते थे क्या? हाँ ले सकते थे, लेकिन IUPAC कहता है कार्बन 12 को लिया जाएगा। ओके, सो मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस और एन एलिमेंट कितना होता है उसके बारे में पहले हमें बात कर लेता हूं। हम ये जानते थे कि एक एटम को अगर आप देखें तो एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। सेंटर में होगा, इसको कहूंगा मैं न्यूक्लियस, और इधर ये है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर में दो चीजें हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा सब्सटेंस है न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, क्योंकि ये दोनों चीजें न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट है, तो इनको नाम दे सकते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रेजेंट होगा उनको हम न्यूक्लियॉन नाम दे सकते हैं। ओके, एंड हम ये जानते हैं दैट सो मास ऑफ अ प्रोटॉन, वी नो दैट इट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, एंड दिस इज बिकॉज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप न्यूक्लियॉन कह रहे हो, सो दिस इज नियरली इक्वल टू mass of nucleon. Also, we know that mass of electron is
negligible with respect to mass of proton and न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सामने। इसका यह मतलब है कि अगर मैं मास ऑफ एन एटम कहूं, एक एटम का मास, तो कायदे से तीन चीजों के मास के बराबर होना चाहिए था मास ऑफ एटम, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन्स का मास। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है तो मास ऑफ एटम को लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस mass of neutrons. So mass of an atom is equal to mass of protons plus mass of neutrons. mass of electron को हमने पहले ही निकाल दिया। अब mass of proton को आप कह सकते हो number of proton into mass of one proton plus number of neutron into mass of one neutron. So mass of an atom is basically mass of proton plus mass of neutron. mass of proton को मैंने लिखा number of proton into mass of one proton और number of neutrons को लिखा number of neutron into mass of one neutron. अब ध्यान दो, mass of proton जो था वो nearly equal to mass of neutron था, which was nearly equal to mass of nucleon. तो अगर मैं mass of proton और mass of neutron को equal कह रहा हूं तो मैं यहां पे replace कर सकता हूं mass of an atom equal to number of proton plus number of neutron into multiplied by mass of a nucleon. हाँ बोलो क्या डाउट है? हैंड रेज किया था अभी किसी ने, बोलो क्या डाउट है? ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ अ न्यूक्लियन। नाउ न्यूक्लियन यहाँ पे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, तो इसको बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बाहर आ जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों को जोड़ के मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियन into mass of a nucleon. This is the mass of an atom. So एक एटम का मास कितना है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल लिया जाए। क्या होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होगा, एंड मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन एक न्यूक्लियॉन का मास होगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक एटम का मास आ जाएगा मास ऑफ एन एटम। वापिस आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन था मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट लिख सकता हूं मैं, डिवीजन में 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब क्योंकि मैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट निकाल चुका हूं ऊपर, इससे रिप्लेस कर दिया जाए, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन डिवाइडेड बाय 1/12। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन कार्बन 12 इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन 12। ठीक है यहां तक। अब मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऊपर भी है, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन नीचे भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन C12, कार्बन 12 जो होता है इसके अंदर में हम ये देखते हैं कि 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन हो जाएगा 12।
तो इस रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं लिख सकता हूं, यहां तक नोट कर लिया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम यहां पे लिख सकते हैं, ऊपर बचेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन एलिमेंट। ओके, नोट करो। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास था मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। मास ऑफ वन एटम निकाल लिया मैंने न्यूक्लियन और मास ऑफ न्यूक्लियन के टर्म्स में। न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियन। वो सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होंगे उनको न्यूक्लियन कहेंगे। तो न्यूक्लियन के टर्म्स में मैंने मास ऑफ वन एटम को रिप्लेस कर दिया। तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन मास ऑफ वन न्यूक्लियन कैंसिल आउट हो गया। अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन एलिमेंट। डिवीजन में बचा है 1/12 इंटू, अब देखो यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन C12 अभी निकाला था हमने, 12 है, रिप्लेस कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 12। और मास ऑफ वन न्यूक्लियन कैंसिल आउट हो चुका है, तो 12 से 12 भी कैंसिल आउट हो गया। और रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया यहां से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। रिलेटिव एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये हमें याद रखना है। और न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनका सम जो होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियॉन्स। पहला डेफिनेशन रिलेटिव एटॉमिक मास का। अब अगर मैं कार्बन स्केल नहीं लेता, लेट्स से अगर मैं कोई दूसरा स्केल लेता, एग्जांपल के लिए नोट कर लिया हमने यहां तक, ऑन ऑक्सीजन स्केल। अगर हम ऑक्सीजन स्केल में लेते तब क्या होता रिलेटिव एटॉमिक मास, देखो ऊपर क्या था, डेफिनेशन क्या कहता था, रिलेटिव एटॉमिक मास शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये आना चाहिए फाइनली। तो रिलेटिव एटॉमिक मास अब होता मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसके रिस्पेक्ट में, अब आप ऑक्सीजन स्केल में ले रहे हो तो ऑक्सीजन के रेफरेंस में आएगा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि डिनोमिनेटर में सब कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो ऑक्सीजन के अंदर में हम ये जानते थे दैट वी हैव 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, टोटल सम कर देंगे तो 16 न्यूक्लियॉन्स होंगे इसके अंदर। क्योंकि 16 न्यूक्लियॉन्स है, कार्बन में 12 न्यूक्लियॉन्स थे तो 1/12 लिया था, ऑक्सीजन में 16 न्यूक्लियॉन्स है तो यहां आएगा 1/16 इंटू मास ऑफ वन ऑक्सीजन 16 एटम। अब जरा इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, यहां तक समझ में आता है अपने को। डिनोमिनेटर में कितना होगा 1/16, मास ऑफ वन ऑक्सीजन 16 का क्या होने वाला है, अगेन नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन ऑक्सीजन के कितने थे 16 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। मास ऑफ वन न्यूक्लियन से मास ऑफ वन न्यूक्लियन कैंसिल होगा, 16 से 16 कैंसिल, बचा क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन। बेसिकली आप कोई भी रेफरेंस ले लो, ऑक्सीजन स्केल का रेफरेंस ले लो या कार्बन 12 का रेफरेंस ले लो या आप हाइड्रोजन का रेफरेंस ले लो। चलो हाइड्रोजन का रेफरेंस लेके भी बताता हूं मैं कैसे हाइड्रोजन के रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन के स्केल में आपको निकालना है। तो अगर हम लिखें ऑन, पुराना वाला नोट किया, ऑन हाइड्रोजन स्केल रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन अब क्या होगा, इट इज विल बी मास ऑफ वन एटम of the element with respect to mass of one atom of hydrogen। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन के अंदर में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, यानी कि न्यूक्लियस में यहां पे सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो यहां पे जब मेरे को नीचे में सिर्फ वन न्यूक्लियन चाहिए था तो 1/1 करना पड़ेगा, तो 1/1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। अब मास ऑफ वन एटम कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है
तो वो होगा बराबर मास ऑफ 1 न्यूक्लियन के। क्योंकि एक ही न्यूक्लियन है तो इंटू 1 कर सकते हैं आप। ये लो, अब मास ऑफ 1 न्यूक्लियन से मास ऑफ 1 न्यूक्लियन फिर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियन, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है। ये वो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी डेरिवेशन था कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास आया, नोट करें। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर आपसे मैं पूछ लूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, तो आप बस इतना चेक करेंगे कि नाइट्रोजन के अंदर में 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, और इन दोनों का सम आ जाता है 14। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 14। डू रिमेंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास एक रेशियो है, और रेशियोज जो होते हैं वो यूनिटलेस क्वांटिटी होंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये सिर्फ एक नंबर है। नोट हो गया? वीडियो पॉज नहीं हुआ है, मैं लिखने का वेट कर रहा हूं। आप लोग लिख लो, मुझे बताओ लिख लिया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया? ओके, तो हमने अभी सीखा रिलेटिव एटॉमिक मास। सेकेंड डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं एएमयू। लिखिए डेफिनेशन इसका। द एटॉमिक मास यूनिट AMU is equal to 1 by 12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope। क्या कह रहा हूं मैं? द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 by 12 of mass of one atom of carbon 12 isotope। दैट मीन्स अगर इसको मैं मैथमेटिकली निकलूं तो 1 AMU हो जाएगा 1 by 12 टाइम्स mass of one atom of carbon 12 आइसोटोप। एक एटम का मास निकालना आप सीख चुके थे। सो 1 by 12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। लिख लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियन इन C12। नंबर ऑफ न्यूक्लियन हमने देखा कार्बन 12 में होता है 12 के बराबर। बचा क्या? मास ऑफ वन न्यूक्लियन। 12 से 12 कैंसिल, दैट मीन्स 1 AMU is equal to mass of one nucleon in carbon 12 isotope। मास ऑफ वन न्यूक्लियन इन कार्बन 12 आइसोटोप। अब ये एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिलता है कि एक न्यूक्लियन का मास यहां पे निकल के आता है 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम। 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और अगर ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो 1 AMU आ जाएगा 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम।
सो 1 AMU को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 1 AMU विल बी इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बेसिकली 1 AMU क्या मेजर कर रहा है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का 1/12 टाइम्स। पेश करते हैं, लिख लो 1 AMU is also called वन डाल्टन। डाल्टन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DA, कैपिटल D स्मॉल a। अब दिख रहा है? टुडे AMU has been replaced by U, स्मॉल u लिखते हैं, which is known as unified mass। मतलब 1 AMU को आप 1 डाल्टन भी लिख सकते हैं और इसे ही आप 1 U भी लिख सकते हैं। नाम बदला है बस, मतलब नहीं। और 1 AMU जो था उसकी वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था, यानी कि 1 डाल्टन की वैल्यू भी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगी। सिमिलरली 1 यू की वैल्यू भी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होने वाली है। नोट करें। तो कहीं पे अगर 1 डाल्टन दिख जाए या 1 यू दिख जाए तो बेसिकली 1 AMU को ही लिखा है। अब आते हैं हम एटॉमिक मास पे, वापस से घूम फिर के। एटॉमिक मास क्या होगा? सो एटॉमिक मास is mass of one atom of a substance and it is expressed in AMU। एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है और इसका यूनिट हम लिखते हैं AMU। सो अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो एटॉमिक मास हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। एटॉमिक मास इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। इसीलिए हमने पहले रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन पढ़ा, हमने 1 AMU का डेफिनेशन पढ़ा, ताकि अब हम एटॉमिक मास पे आ सकें। अगर आपको अभी भी डाउट है कि ये कैसे हुआ, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था भाई? अगर कायदे से बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास था नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, और 1 AMU कितना है? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन करेंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं और मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन को 1 AMU कह दिया, तो ये हो गया एटॉमिक मास। क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के बराबर था, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन आप कैसे निकालते हो? काउंट कर लेते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट रिलेटिव एटॉमिक मास इज number of nucleon
प्रेजेंट इन एन एटम। तो अगर आपसे एटॉमिक मास पूछा जाए तो आपको बस इतना करना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना करते ही आपका एटॉमिक मास AMU में आ जाएगा। लेट से आप एक एटम का मास ग्राम में निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? 1 AMU की वैल्यू आपको ग्राम में पता थी, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻24। सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर अपना ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइंड द, लिखो क्वेश्चन, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास and atomic mass of nitrogen in gram and AMU. Find the relative atomic mass and atomic mass of nitrogen in gram and AMU. फाइंड कीजिए और आंसर। चलो फिर मैं बताना शुरू करता हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन था, और नाइट्रोजन एटम के अंदर में हम जानते थे दैट देयर इज 7 प्रोटॉन एंड देयर इज 7 न्यूट्रॉन। कैसे पता हमें? अगर हमें नहीं पता तो हम एटॉमिक नंबर देख लेते हैं 7, मास नंबर देख लेते हैं 14। तो ये जो मास नंबर होता है ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो होगा वो मास नंबर के बराबर होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन दैट इज इक्वल टू 14। अब मुझे अगर चाहिए एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास था 14, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 14 AMU। अगर मुझे एटॉमिक मास ग्राम में चाहिए, इन ग्राम, तो हमने देखा कि 1 AMU जो था वो था 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर। तो मैं AMU को रिप्लेस कर दूंगा, तो अब मेरा एटॉमिक मास हो जाएगा 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए एक एटम का मास जो कि नाइट्रोजन था, उसके एक एटम का मास अगर मैं ग्राम में निकालूंगा तो वो एक बहुत ही छोटा नंबर आने वाला है, बिकॉज हम जानते थे कि एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं और इसी की वजह से एटॉमिक मास भी बहुत स्मॉल था, राइट? तो ग्राम में अगर आप मेजर करने लगोगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जिसको डील करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसी वजह से एक अलग से यूनिट बनाया गया एटॉमिक मास यूनिट का। जैसे यहाँ 14 AMU अगर आता है तो मेरे को क्लियरली समझ आता है कि हाँ 14 AMU मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। वही अगर ग्राम में लिखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा नंबर आएगा जिसको डील करना थोड़ा मुश्किल हो। इसीलिए एक बहुत छोटा सा यूनिट बनाया गया AMU का, एटम्स के मास को डील करने के लिए। ओके, तो ये आ गया एटॉमिक मास इन ग्राम। नोट कर लिया? अगले एग्जांपल पे पहुंचे हम। ओके, नोट कर लिया? अगले एग्जांपल पहुंचे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे मल्टीप्लाई? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। सो एलिमेंट आपको दे रखा है, ये है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन या फिल द टेबल। एलिमेंट दे रखे हैं, आपको उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है और एटॉमिक मास बताना है AMU में। फिल द टेबल। नोट करिए जल्दी से और सॉल्व कीजिए। सो रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली है क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या था? मास नंबर, ये भी कह सकते हैं। और एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास इज इक्वल टू RAM इंटू 1 AMU। सीधा सा करना क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देना है तो एटॉमिक मास आ जाएगा, यानी एक एटम का मास AMU में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। देखिए
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास को हम एएमयू में लिख सकते थे, तो डील करना एटम से बहुत आसान हो गया। आते हैं क्वेश्चन पे, हो गया सॉल्व हो गया। तो देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, तो मास नंबर 1 था मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 1 एएमयू। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा 4, तो एटॉमिक मास 4 एएमयू। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 23। अब यहां देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल है मास नंबर, बट ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे एलिमेंट में डबल होता है, लेकिन यहाँ पे या बहुत सारे और एग्जाम्पल होंगे जहां पे डबल नहीं होता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ जगहों पे आपको मास नंबर भी याद करना पड़ेगा एलिमेंट्स का, जैसे सोडियम के लिए याद किया हमने 23 रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा और एटॉमिक मास होगा 23 एएमयू। कार्बन कार्बन का पता था हमें 12 एंड एटॉमिक मास 12 एएमयू। नाइट्रोजन 14 एएमयू विल बी द एटॉमिक मास। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर होता है इसका 40, सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज 40, दिस इज 40 एएमयू। एंड नियॉन नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 20.17 आता है, कुछ 20 ले लेंगे अपन राउंड फिगर में, तो 20 आ गया, तो 20 हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास हो जाएगा 20 एएमयू। अगर आपसे मैं पूछ लूं नियॉन का एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इन ग्राम, तो आपको बस इतना करना है कि एक एएमयू की जगह रख देना है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, तो वो हो जाएगा ग्राम में, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहां से। सिंपल, बहुत आसान है। रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के बराबर है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर है, और उससे एटॉमिक मास निकालना है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू एएमयू कर देंगे, तो हमारा एक एटम का मास आ जाएगा। अगर ग्राम में निकालने बोले तो एएमयू को रिप्लेस कर देंगे ग्राम से, इसलिए पता होना चाहिए आपको कि 1 एएमयू और ग्राम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। नोट कर लिया, अगला एग्जांपल बताऊं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन 10 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which has atomic mass 12 AMU? How many nucleons are present in 10 atoms of an element which has atomic mass 12 AMU? So total number of nucleons पूछा गया है 10 एटम का मिला के, जबकि एक एटम का एटॉमिक मास 12 AMU है। बताओ आंसर कितना आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कंसेप्ट हमको अगर समझ में आ गया है तो। सो रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास 12 AMU है, तो मैं कह सकता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास होना चाहिए 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन वन एटम शुड बी इक्वल टू 12। अब पूछा है टोटल न्यूक्लियॉन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम, मतलब एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन है और ऐसे कितने एटम है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन था 12 और एटम थे 10, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 120। तो टोटल 10 एटम के अंदर में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन हो जाएंगे 120। एक एटम में न्यूक्लियॉन पता है तो फिर आप 12 में पूछो या 20 में पूछो, कितने भी एटम से पूछ लो हम लोग निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी।